फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी का 41वां भाग है। आज का ये लास्ट एपिसोड है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज न्यू स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्रेंड्स, जल्द ही न्यू स्टोरी आने वाली है, आप चैनल पर बने रहना। 6 महीने बाद आज ओजस, अविका, निशांत और नियति की सगाई थी। सगाई कपूर मैंशन के गार्डन में रखी गई थी। सब लोग वहीं मौजूद थे। तभी ओजस रेडी होकर वहां आया। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसके सामने उसके मॉम डैड खड़े थे। वहीं यतीश जी और राखी जी ने जब ओजस के मॉम डैड को देखा तो उनका चेहरा भी अजीब सा हो गया। तभी ओजस ने अपने पास खड़ी अविका की तरफ देखा और उसने आगे बढ़कर अविका का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज पर लेकर चला गया। ओजस का ऐसे बिहेवियर अविका को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरान नज़रों से ओजस को देख रही थी। उसे ऐसे देखकर ओजस ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो अविका ने नाव में अपना सिर हिलाया और पलक की तरफ देखने लगी, जो खुद अपना सिर झुकाकर रोनित के पास खड़ी थी। रोनित का हाथ पलक के कंधे पर कसा हुआ था। इस वक्त पलक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। आज कई दिनों बाद उसने अपने मॉम डैड को देखा था। तभी रोनित ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा, सब ठीक है, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? पलक ने कहा, इन्हें यहाँ किसने बुलाया है? ये क्यों आए हैं हमारी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने? उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, वो यहाँ पर क्यों आए हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? उनके बेटे की सगाई है आज, उनका यहाँ आना ज़रूरी था। अगर तुम्हें ये पूछना है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं तो तुम रियांश से जाकर पूछो। उसकी बात सुनकर पलक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रियांश के आगे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी रियांश ने दर्पण जी और मनीषा जी की तरफ देखा और एटीट्यूड के साथ उनके सामने जाकर खड़े होते हुए बोला, आप दोनों को मैंने यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा करें। शांति से अपने बेटे और बेटी को देखो और फिर यहाँ से दफा हो जाना। दर्पण जी ने जैसे ही रियाश की बात सुनी, वो जल्दी से यतीश जी के पास चले गए और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, भाई, मुझे नहीं पता था साहिल भाई ने आपके साथ इतना कुछ किया है। सच में भाई, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो बस उनका साथ दे रहा था। उन्होंने मुझे ये बात कभी नहीं बताई थी कि आपके एक्सीडेंट के पीछे उनका हाथ था। मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, हम फिर से एक साथ रहेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच में आप जो दोगे मैं उसी में खुश हूँ। एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी ओजस की मॉम मनीषा जी ने उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ, पहले ही बच्चों ने हमें बहुत बड़ी सज़ा दी है। वो इतने सालों से हमसे दूर रहे हैं। दौलत ने हम दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जो अब खुल गई है। हमें एक बार माफ़ कर दीजिए और हाँ, एक बार अपने घर लौट आइए जहाँ सब कुछ आपका है। हम हमारे बच्चे सब मिलकर हंसी खुशी वहाँ रहेंगे। ये कहते हुए मनीषा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें ऐसे देखकर राखी जी ने उनके बालों को सहलाते हुए कहा, हम तुमसे नाराज नहीं हैं। हम तो वहाँ इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। मनीषा जी ने राखी जी को गले लगाते हुए कहा, अब सब कुछ भूलकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर सब लोग उन्हें देखने लगे। वहीं पलक और ओजस की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि अपने ही
मॉम डैड को देखने के लिए उनकी आंखें ना जाने कब से तरस रही थी, लेकिन आज सब कुछ ठीक हो गया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। रियांश अब अपने सारे दुश्मनों के साथ क्या करेगा? क्या निशांत को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तभी पलक भागते हुए अपने मोम के पास आई और उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। पलक को ऐसे देखकर मनीषा जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बस करो बच्चे, अब तुम भी हमें माफ कर दो। फिर उन्होंने पलक के कान पकड़ते हुए कहा, तुमने हमसे पूछे बिना शादी कर ली? शादी का जिक्र होते ही पलक के गाल लाल हो गए, क्योंकि उस हादसे को वो अब तक भूल नहीं पाई थी। लेकिन उस हादसे ने उसे बहुत कुछ दिया था। उसका प्यार, उसका सुकून उसके पास था। दरअसल पलक और रोनित ने बिना किसी को बताए शादी कर ली थी, क्योंकि रोनित को ऐसा लग रहा था कि पलक किसी और से शादी कर लेगी, क्योंकि पलक उसे डराती थी। इसलिए उसने बिना किसी को बताए पलक को मंदिर में ले जाकर शादी कर ली थी। और आज उन दोनों की भी सगाई थी। पलक आज बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही हंसी खुशी उन सबकी सगाई हो गई। सगाई होने के बाद सब ने बहुत डांस किया। अग्रवाल फैमिली रात को ही नैनीताल के लिए निकल गई थी। वहीं इस वक्त सब लोग कपूर मैंशन में बैठे हुए थे। आर्या रूही की गोद में सो रही थी। तभी रोहन ने रियाश की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा रियाश, मुझे लगा नहीं था कि पलक के मॉम डैड यहाँ आने के लिए मान जाएंगे। उसकी बात सुनकर रियांश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, द ग्रेट बिजनेस टाइकून रियांश कपूर को कोई मना कर दे, इतनी हिम्मत कहाँ है किसी में? उसकी बात सुनकर सब ने एक साथ कहा, आया बड़ा अपनी ही तारीफ करने वाला डेविल किंग कोबरा। इतना कहकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, तो रियांश भी मुस्कुराने लगा। उन्हें ऐसे देखकर नैना जी ने उन सब की भलाइयाँ लेते हुए कहा, ये दिन देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब ओजस और निशांत की शादी की डेट भी नज़दीक आ गई थी। शादी देहरादून में ही होने वाली थी। कपूर मैंशन, सुबह का वक्त। सब लोग हॉल में बैठे हुए थे और अपने सामने बैठी परी को घूर रहे थे, क्योंकि सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद की ड्रेस सिलेक्ट कर ली थी। लेकिन परी कोई भी ड्रेस सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी। परी को ऐसे देखकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं लेना है तो छोड़ो और चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो परी को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों मॉल में थे। परी किसी रूठे हुए बच्चे की तरह सोफे पर बैठी हुई थी। वहीं रियांश उसके लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहा था। तभी रियांश ने एक ड्रेस ली और परी को देते हुए बोला, इसे पहनकर दिखाओ, ये कैसा लग रहा है? उसकी बात सुनकर परी ने मुंह फुलाते हुए कहा, नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। ये सुनकर रियाश ने उसे सोफे से खड़ा कर दिया और उसके कान के करीब जाकर धीरे से अपने मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, अगर तुमने ये खुद से चेंज नहीं किया स्वीटी पाई, तो मैं खुद तुम्हें चेंजिंग रूम में लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर परी के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। निशांत आखिर नियति को अपने साथ क्यों ले जा रहा था? क्या रियांश आदिल को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उसने रियांश को खुद से दूर किया और उसे घूरते हुए बोले, बेशर्म आदमी, जगह भी नहीं देखते, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। रियांश ने उसे डेविल स्माइल देते हुए कहा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है स्वीटी पाई। अभी से तुम्हारी ये हालत है तो सोचो
अगर मैं तुम्हें सच में अंदर लेकर चला गया तो। ये सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा। बेशर्म इंसान, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए परी चेंजिंग रूम में जाने लगी। वहीं रियाश ने एक नज़र उसे जाते हुए देखा और फिर उसने परी के लिए और ड्रेस सेलेक्ट की और उन्हें लेकर वो भी चेंजिंग रूम में चला गया। वहीं चेंजिंग रूम के अंदर परी खुद से ही बड़बड़ाते हुए कपड़े चेंज कर रही थी। तभी रियाज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए उसे मिरर में देखते हुए बोला, एकदम परफेक्ट, नाउ यू लुक लाइक अ बार्बी डॉल। उसकी बात सुनकर परी शर्माने लगी तो रियाज ने उसके कान को चूम लिया, जिससे परी की आंखें बंद हो गई। तभी रियाज ने उसकी नेक पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद रियाज ने परी को छोड़ दिया। फिर दोनों ने थोड़ी और शॉपिंग की और वो दोनों कपूर मैंशन चले गए। अगली सुबह आज से निशांत, नियति, ओजस और अविका की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। शादी के लिए उन लोगों ने एक बड़ा सा रिसोर्ट बुक किया था। वहाँ पर शादी होने वाली थी। सब लोग अब तक रिसोर्ट आ गए थे। शादी की हर एक रस्म बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। वहीं इन सब में परी बहुत ज़्यादा खुश थी। भले ही उसकी शादी में कोई नहीं था, लेकिन आज उसके भाइयों की शादी में उसकी पूरी फैमिली शामिल हुई। इस वक्त रिजॉर्ट के गार्डन में ओजस और निशांत सोफे पर बैठे थे। उन्हें हल्दी लगाई जा रही थी। वहीं उनके साइड में एक पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के दूसरी साइड नियति और अविका को हल्दी लग रही थी। वहीं परी के दोनों हाथ हल्दी से भरे हुए थे और वो रियाश को हल्दी लगाने का मौका ढूंढ रही थी। वहीं रियाश अपने कामों में बिजी था। वो बीच बीच में परी को भी देख रहा था। तभी उसे किसी का फ़ोन आया तो उसने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। कुछ देर बात करके उसने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई थी। उसे इसे देखकर उसके साइड में खड़े रोनित ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? किसका फ़ोन था? तो रियांश ने कहा, रॉकी का फ़ोन था। खबर मिली है वो यहीं पर है। वो अभी तक देहरादून से बाहर नहीं गया है। शायद वो कुछ बड़ा करने वाला है। हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। रिजॉर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दो और याद रहे कोई भी बिना चेकिंग के अंदर ना आ पाए। उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। रियाश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो परी को देखने लगा, लेकिन परी उसे कहीं नहीं दिखी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो परी को आस पास ढूंढने लगा। परी को ढूंढते हुए वो एक जगह पर आकर रुक गया था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ये महसूस करके रियाज जल्दी से पीछे पलट गया। जैसे ही वो पीछे पलटा, उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लग गई, जिससे रियाज ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में परी के हंसने की आवाज़ आई। परी ने रियाज के चारों ओर डांस करते हुए कहा, यस, मैंने मेरे डेविल किंग कोबरा को हल्दी लगा दी। अब मेरा डेविल ब्लैक कोबरा डेविल येलो कोबरा बन गया है। इतना कहकर परी फिर से हंसने लगी। उसे ऐसे देखकर रियाज की आंखें छोटी हो गई। उसने झट से परी को कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। परी तो अब भी रियाज पर हंस रही थी। तभी रियाज ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा मेरी स्वीटी पाई। उसकी बात सुनकर परी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी रियाज ने उसके चेहरे को अपने चेहरे के नज़दीक किया और उसे एकदम पिलर से सटा दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे
तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना कि परी रियाज पर विश्वास करेगी। आखिर रियाज ने परी को अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। वो जल्दी से घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसकी हरकत देखकर परी उसे देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी रियाज ने उसके पल्लू को थोड़ा साइड किया और उसके पेट पर अपने गाल रख दिए, जिससे उसके गाल पर लगी हल्दी परी के पेट पर लग गई। उसके ऐसे छूने से परी के रोंगटे खड़े हो गए और वो तेज तेज सांस लेने लगी। दूसरी तरफ रूही आर्या को लेकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसके पास राखी जी और नैना जी बैठी थी और वो आर्या से बातें कर रही थी। तभी रूही के पास एक वेटर आया और उसे देखते हुए बोला, मैम आपको रुद्र सर बुला रहे हैं। वेटर की बात सुनकर रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो नैना जी ने कहा, आर्या को मुझे दे दो और जाकर देखो रुद्र तुम्हें क्यों बुला रहा है। उनकी बात सुनकर रूही ने आर्या को नैना जी की गोद में दे दिया और कहा, ठीक है मम्मा, मैं बस अभी आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर नैना जी ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से आना। उनकी बात सुनकर रूही के गाल लाल हो गई और वो शर्माते हुए वहां से चली गई। उसे ऐसे देखकर राखी जी ने हंसते हुए कहा, ये आजकल के बच्चे भी ना, इन्हें क्या लगा कि हमें कुछ पता नहीं है। अरे हम भी एक वक्त पर जवान थे। इतना कहकर वो दोनों ही हंसने लगे। वहीं रूही रुद्र को देखते हुए आगे जा रही थी। तभी उसने रुद्र को कोसते हुए खुद से कहा, ये प्रिंसेस के पापा भी ना, क्या जरूरत थी सबके सामने से मुझे बुलाने की। अब सब मुझ पर हंस रहे हैं। ये सब कहते हुए वो रुद्र को ढूंढ रही थी। तभी उसके पास एक वेटर आया और उसने रूही के हाथ में एक नोट देते हुए कहा, मैम आपको रुद्र सर ने ये दिया है। इतना कहकर वो वेटर वहां से चला गया। वहीं रूही ने उस नोट को देखते हुए कहा, अब इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे नोट क्यों भेज रहे हैं। इनके पास फोन भी तो है ना, फोन कर सकते हैं। इतना कहकर वो आगे जाते हुए नोट खोलने लगी। उस नोट में लिखा था, पीछे गार्डन में आ जाओ। ये पढ़कर रूही पीछे गार्डन की तरफ जाने लगी। जब वो गार्डन में पहुंची तो रुद्र को आवाज लगाने लगी, लेकिन रुद्र उसे कहीं नहीं दिखा। ये देखकर रूही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अब ये कहाँ चले गए, मुझे यहाँ बुलाकर। इतना कहकर वो पीछे मुड़ गई। तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र रूम में रूही का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद भी जब रूही नहीं आई तो वो परेशान होते हुए नीचे आ गया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो उसने देखा रूही वहां कहीं पर भी नहीं थी। ये देखकर वो नैना जी के पास चला गया। नैना जी आर्या के साथ खेल रही थी। तभी रुद्र ने कहा, मॉम आपने रूही को कहीं देखा है क्या, वो कहाँ पर है, मैं उसे कब से बुला रहा हूँ लेकिन वो अभी तक आई नहीं। रुद्र की बात सुनकर नैना जी ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, वो तो कब की तुमसे मिलने ही गई थी, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है। नैना जी की बात सुनकर रुद्र परेशान हो गया। तभी उसके पास रोहन आया और बोला, क्या हुआ भाई, आप परेशान क्यों हो। तो रुद्र ने कहा, कुछ नहीं, रूही कहीं नहीं दिख रही, इसलिए मैं मोम से उसके बारे में पूछ रहा था। इतना कहकर उसने आंखों से ही रोहन को कुछ इशारा किया तो रोहन उसका इशारा समझ गया और फिर वो दोनों साइड में आ गए। रुद्र ने अपने माथे पर आ रहे पसीने को साफ करते हुए कहा,
कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और यांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। रूही रिजॉर्ट में कहीं पर भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक गार्ड भागते हुए आया और रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, बड़ी मैडम को हमने पीछे के गार्डन में जाते हुए देखा था, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। उस गार्ड की बात सुनकर रोहन और रुद्र हैरान हो गए। तभी रुद्र ने उस गार्ड की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? उस गार्ड ने कहा, यस बॉस, मैंने खुद उन्हें वहाँ जाते हुए देखा था। हम उनके पीछे गए थे, लेकिन वो आपका नाम ले रही थी, इसलिए हमें लगा कि आप पर भी वहीं पर हो। फिर जब उनकी आवाज़ आना बंद हो गई, तब हमने वहाँ पर चेक किया था, लेकिन मैडम वहाँ पर नहीं थी। उस गार्ड की बात सुनकर रुद्र बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। वो भागते हुए पीछे गार्डन में चला गया। उसके पीछे रोहन भी चला गया। अंदर किसी को भी पता नहीं था कि रूही गायब हो गई है। जब वो दोनों पीछे गार्डन में आए, तब वहाँ पर कोई नहीं था। तभी रुद्र को वो नोट मिला। उसने जल्दी से उस नोट को उठाया और पढ़ने लगा। नोट पढ़कर रुद्र के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई। उसने गुस्से में कहा, किसने किया ये सब? जो भी होगा, अगर मेरी रूही को कुछ हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, आप शांत हो जाइए भाई, भाभी मिल जाएंगी। इतना कहकर उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन लगा दिया। कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद उसने रुद्र से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं रियांश को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो अंदर चला गया। वहीं रियांश और परी अपने रोमांटिक मूड में खोए हुए थे। रियांश की हरकतें परी को बहका रही थी और वो अब तक पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। उसने रियांश के बालों को पकड़ते हुए कहा, प्लीज सड़ू, कुछ कुछ होता है। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, अभी से तुम्हारी ये हालत है, अभी तो मैंने तुम्हारे पेट पर ही हल्दी लगाई है, अभी तो तुम्हारे पूरे बदन पर हल्दी लगाना बाकी है मेरी स्वीटी पाई। इतना कहकर उसने परी के गालों को चूम लिया। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और कान पर लगा लिया। तो दूसरी तरफ से रोहन की घबराई हुई आवाज़ आई, रियाश, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आकर मिलो, अर्जेंट बात करनी है। उसकी बात सुनकर रियाज जल्दी से परी से दूर हो गया और वो परी को देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। याद रखना, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यही हूँ। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो परी के फोरहेड पर किस करके वहाँ से चला गया। उसके चेहरे पर हल्दी लगी थी। वहीं रोहन बाहर रियांश का इंतज़ार कर रहा था। तभी रियांश उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी टेंशन में लग रहे हो? रोहन ने कहा, रूही भाभी गायब हो गई है। उसकी बात सुनकर रियांश ने हैरानी से कहा, लेकिन वो तो घर से बाहर ही नहीं निकली, फिर गायब कैसे हो गई? उसकी बात सुनकर रोहन ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर रियांश ने कहा, पूरे देहरादून में लॉकडाउन लगा दो, बिना चेकिंग के एक परिंदा भी बाहर ना जा पाए। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, मैंने ये सब तो पहले ही कर दिया है, बस बाकी रह गया है तो उस आदमी को ढूंढना, जरूर ये उसी का काम है। रियाश ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, ये काम उसका नहीं है, तुम टेंशन मत लो, भाभी मिल जाएगी। तभी वहाँ पर रुद्र आ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब क्या करेगा रियाज,
क्या जवाब देगा वो परी को? क्या सच में वो परी को अपनी सच्चाई बताएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। तभी रुद्र ने रियाश की तरफ देखते हुए कहा, सतीश ने बताया मुझे सार्थक इंडिया आया है। ये सुनकर रियाश ने कहा, मुझे लगा ही था ये चुप नहीं बैठेगा। एक बार फिर ये वही गलती करने जा रहा है। इसे क्या लगा ये बच जाएगा? भाई, आप एक काम करिए, आप सीधा यहाँ से सार्थक के घर जाइए, बाकी मैं देखता हूँ। और रोहन, तुम यहीं रुक जाओ, मैं रोनित को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो मेंशन के अंदर चला गया। कुछ देर बाद रुद्र एक बंगले के बाहर खड़ा था। उसके साथ सतीश और कुछ गार्ड्स थे। तभी रुद्र ने उस बंगले को देखते हुए कहा, ये सार्थक आज मेरे हाथों से मरने वाला है। इतना कहकर वो बंगले के अंदर चला गया। वहीं बंगले के सेकंड फ्लोर पर रूही एक रूम में बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसके पैरों के पास सार्थक बैठा था। उसने रूही के पैरों को छूते हुए कहा, पता है तुम्हें रूही, मैं तुम्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उस मलिष्का ने मुझे धोखा दिया। वो मुझसे शादी करके किसी और के साथ भाग गई। अब बताओ तुम, मेरे बच्चे को अब कौन संभालेगा? उस मासूम को तो अपनी माँ की जरूरत है ना। वहीं रूही तो अभी बेहोश थी। जब काफी देर तक रूही को होश नहीं आया तो सार्थक ने उसके फेस पर पानी की छींटे मारते हुए कहा, उठ जाओ रूही, देखो मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, उठ जाओ। उसके से पानी मारने से रूही को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और उठकर बैठ गई। वो तो अभी तक ये भी समझ नहीं पाई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। तभी सार्थक ने कहा, तुम उठ गई रूही? रूही के कान में जैसे ही सार्थक की आवाज़ पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो सार्थक को देखने लगी। तभी सार्थक ने कहा, अच्छा हुआ जो तुम्हें होश आ गया। वैसे भी तुम्हारा उस माफिया पति ने मेरी बैंड बजा कर रखी है। पूरे देहरादून में लॉकडाउन लगवा दिया है। उसकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी बेटी रो रही होगी। प्लीज सार्थक, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी बात सुनकर सार्थक ने कहा, ऐसे कैसे जाने दूँ? एक बार मैंने तुम्हें जाने दिया था ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब हम दोनों यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर रूही रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज सार्थक, ऐसा मत करो मेरे साथ। मैं मेरी बेटी के बिना मर जाऊंगी। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, अब तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन बस एक बार मुझे तुम्हें छूना है। उसकी बात सुनकर रूही को एक सदमा लग गया। उसने बेड पर पीछे खिसकते हुए कहा, देखो तुम मेरे नज़दीक मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े। तभी सार्थक ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें जेल जाने की? पहले मुझे कुछ तो करने दो। अब तुम्हें मुझे ज़िंदगी भर खुश रखना है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊँगा। तुम्हारी शादी पहले मुझसे तय हुई थी और अब तुम मेरी होकर रहोगी। एक साल तुम मुझसे दूर रही, वही काफ़ी था तुम्हारे लिए। आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। सार्थक का पागलपन देखकर रूही को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि सार्थक धीरे धीरे उसके पास जा रहा था, जिससे रूही को घबराहट होने लगी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। रियाश अब अपने सारे दुश्मनों के साथ क्या करेगा? क्या निशांत को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहे।
तभी सार्थक ने रूही का पैर खींचा और उसे अपने नजदीक कर लिया। उसके ऐसा करते ही रूही ने साइड टेबल पर रखा फ्लावर पॉट उठाया और उसने जोर से सार्थक के सिर पर दे मारा। उसके ऐसा करते ही सार्थक के माथे से खून पानी की तरह बहने लगा। सार्थक को ऐसे देखकर रूही बहुत ज्यादा घबरा गई और वो जोर जोर से रोने लगी। वही सार्थक ने अपने माथे पर हाथ रखा और दर्द की वजह से वो वही बेड पर ही बैठ गया। वही रूही सार्थक को देखकर जल्दी से बेड से नीचे उतर गई। रुद्र जो बाहर खड़ा था, उसके कान में जैसे ही फ्लावर पॉट टूटने की आवाज आई, वो जल्दी से उस रूम की तरफ चला गया। उसने एक झटके में गेट ओपन किया और अंदर चला गया। जैसे ही गेट ओपन होने की आवाज आई, रूही ने अपने सामने देखा। अपने सामने रुद्र को देखकर वो भागते हुए रुद्र के पास चली गई। उसने कसकर रुद्र को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा, मैं तो बस उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके सिर पर जोर से लग गई। प्लीज आप उसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। रूही की ऐसी हालत देखकर रुद्र ने उसके माथे पर किस किया और उसे देखते हुए बोला, जाओ तुम सतीश के साथ कार में जाकर बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर रूही ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये देखकर रुद्र ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना रूही, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम जाकर कार में बैठो। उसकी सख्त आवाज सुनकर रूही वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र ने अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और सार्थक की तरफ बढ़ने लगा। सार्थक दर्द से करहा रहा था। तभी रुद्र ने उसे कॉलर से पकड़ा और उसे बेड से नीचे पटक दिया। फिर उसने 2-3 थप्पड़ सार्थक की गाल पर मारे। उसके ऐसे करने से सार्थक की हालत और ज्यादा खराब हो गई। तभी रुद्र ने सार्थक को दीवार से लगाते हुए कहा, एक बार मैंने तुम्हें जाने दिया था ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम जैसे जानवर कभी नहीं सुधर सकते। ये कहते हुए रुद्र लगातार सार्थक को मार रहा था। वही सार्थक की सांस अब धीमी होती जा रही थी। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मलिष्का मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई है, उसे संभाल लेना और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम कर देना। इतना कहते कहते सार्थक ने अपना दम वही तोड़ दिया। वहीं उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, इतना ही अपने बच्चे की फिक्र थी तो यहाँ आए ही क्यों? वहीं उस नागिन पर भरोसा करना खुद को मौत के मुंह में धकेलने के बराबर है। जो मेरे साथ हो रहा था वही तुम्हारे साथ हुआ है। आखिर में धोखा देकर भाग ही गई वो। इधर दूसरी तरफ रोनित और रियांश एक जगह पर आए हुए थे। तभी रोनित ने रियांश की तरफ देखते हुए कहा, ये तो मिल गया, अब इसका क्या करना है? उसकी बात सुनकर रियांश ने विलास शेट्टी की तरफ देखते हुए कहा, तो विलास शेट्टी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगा अपनी बेटी को उस इंसान से दूर करके सुकून से रह लोगे तुम दोनों? बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया है वो सब तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें इतनी आसानी से तो मैं मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें वो मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। दरअसल विलास शेट्टी ने मलिष्का को सार्थक के खिलाफ भड़काकर उसे सार्थक से दूर कर दिया था। मलिष्का सार्थक से बिना कुछ कहे उसे और उसके बेटे को छोड़कर चली गई थी। वहीं सार्थक को लग रहा था कि मलिष्का किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए हमारे साथ इस स्टोरी में बने रहना। इसलिए वो रूही को लेने इंडिया आया था। वहीं दूसरी तरफ मलिष्का इस वक्त अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। वो बार बार अपने फ़ोन से
सार्थक को फ़ोन कर रही थी। जब सार्थक ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो उसने अपने डैड विलास शेट्टी को फ़ोन किया, क्योंकि अब उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। दूसरी तरफ विलास शेट्टी का फ़ोन रिंग हुआ, जिसे देखकर रियांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारी बेटी का ही फ़ोन होगा। और अब उसे पता चल गया कि उसके बाप ने क्या कांड किया है। उसकी बात सुनकर विलास शेट्टी ने घबराते हुए कहा, देखो रियांश कपूर, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। ये सुनकर रियांश ने कहा, और तुम्हारी दुश्मनी तो मेरे पूरे खानदान से है, फिर मैं तुम्हारे खानदान को क्यों छोड़ूं? वैसे भी तेरी बेटी को छोड़कर मैंने तुझ पर एहसान किया है, लेकिन अब तुझे छोड़कर मैं तेरी बेटी पर कोई एहसान नहीं करूँगा। इतना कहकर उसने रोनित को इशारा किया, तो रोनित ने आगे बढ़कर विलास शेट्टी की जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से मलिष्का की घबराई आवाज़ आई, डैड, आप सार्थक को कहाँ लेकर गए हो? ना वो मेरा फ़ोन उठा रहा है, ना ही फ़ोन कर रहा है। एक बार आप मेरी उससे बात करवा दीजिए प्लीज़। मलिष्का की बात सुनकर विलास शेट्टी कुछ कहता उससे पहले ही रियाश ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, अब सार्थक से तुम कभी बात नहीं कर पाओगे मलिष्का, क्योंकि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पति को और तुम्हारे बेटे के बाप को मार दिया है। जैसे ही मलिष्का के कानों में रियांश की आवाज़ पड़ी, वो एकदम से घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, देखो रियांश, हमारी बात पहले ही हो चुकी है। मैं रुद्र को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ, तो प्लीज़ अब तुम ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत। रियांश ने कहा, मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारे बाप ने सार्थक को मार दिया है, और अब तुम अपने बाप का इंतज़ार भी मत करना, क्योंकि अब ना तुम अपने पति को देख पाओगी और ना ही अपने बाप को। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और विलास शेट्टी की तरफ देखने लगा। उसे ऐसे देखकर विलास शेट्टी ने नफ़रत से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया रियांश कपूर, इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। रियांश ने कहा, मैं मेरा देख लूँगा, लेकिन तू सोच, अगर तू तेरी बेटी के सामने गया तो तेरी बेटी तुझे देखकर ही नफरत से भर जाएगी। खैर छोड़, जाने दे। वहीं दूसरी तरफ रियांश ये बात सुनकर मलिष्का फूट फूट कर रोने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं सार्थक, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने कहा था ना, हम साथ रहेंगे हमेशा। फिर तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? हमारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। अब मैं इसे अकेले कैसे संभालूंगी? ये आपने क्या कर दिया डैड? आपने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रियांश सही कहता है, आप इसी के लायक हो। आपने पहले भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी और अब भी आपने वही सब किया। नफ़रत है मुझे आपसे डैड, नफ़रत है। वहीं रियांश और रोनित ने विलास शेट्टी को एक जगह पर कैद किया और वो दोनों वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ रुद्र भी सार्थक के बंगले से बाहर आया और कार में बैठ गया और फिर वो वहाँ से रिजॉर्ट के लिए निकल गया। वहीं रूही कार में चुपचाप बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। तभी रुद्र ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सब ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। उसने जो गलती की थी उसे उसकी सज़ा मिली है। रूही ने कहा, हमारी प्रिंसेस कैसी है? वो रो तो नहीं रही? रुद्र ने कहा, नहीं, वो मोम के पास है। ऐसे ही बातें करते हुए वो रिजॉर्ट पहुंच गई। तभी रियाश की कार रिजॉर्ट के बाहर आकर रुकी। रियाश कार से बाहर आया और उसने रुद्र को वहीं रुकने के लिए कहा, तो रुद्र वहीं रुक गया और रूही रोनित के साथ अंदर चली गई। रियाज ने रुद्र को विलास शेट्टी के बारे में सब कुछ बता दिया था। कुछ और बात करने के बाद वो दोनों भी
रिजॉर्ट के अंदर चले गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियाज की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अब तक हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया था। रात का वक्त सब लोग अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। वहीं परी भी अपने रूम में आराम से सो रही थी। उसे ऐसे देखकर रियाज उसके पास जाकर लेट गया और उसके नेक में अपना मुंह छुपाते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटी पाई, तुम इतनी चुप क्यों हो? उसकी बात सुनकर परी ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। वैसे रूही भाभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, वो कहीं गई क्या? ये सुनकर रियाज ने उसकी बात को टालते हुए कहा, हाँ वो कहीं गई है, तुम वो सब छोड़ो और सो जाओ, वरना मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर परी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और वो कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। उसके सोने के बाद रियाज ने उसके बालों को चूम लिया और फिर वो भी कुछ देर में नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह आज रिजॉर्ट में बहुत धूमधाम मची थी। आज शादी थी, सब लोग रेडी हो रहे थे। वहीं परी भी अपने रूम में तैयार हो रही थी और रियाज उसके पीछे खड़ा होकर रेडी हो रहा था। परी ने आज एक खूबसूरत सा लहंगा पहना था जो पीच कलर का था और वो उसके गोरे बदन पर खूब जच रहा था। उसने अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया था, फेस पर हल्का सा मेकअप किया था, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ पहनी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, होठों पर रेड लिपस्टिक। परी आज इन सब में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं रियाज ने भी परी के लहंगे से मैचिंग सूट पहना था। वो दोनों आज मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। तभी रियाज ने परी की कमर को पकड़ा और उसके अपने फेस को उसके कंधे पर टिकाते हुए बोला, तुम ऐसे देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है स्वीटी पाई। उसकी बात सुनकर परी की आंखें छोटी हो गई। उसने रियाज की तरफ देखते हुए कहा, ये सब छोड़िए और चलिए यहाँ से। मुझे एक बात कहनी है आपसे, लेकिन अभी नहीं, बाद में कहूँगी। इतना कहकर उसने रियाज का हाथ पकड़ा और फिर वो दोनों रूम से बाहर आ गए। सब लोग उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि सब पहले ही रेडी होकर वहां आ गए थे। बारात निकालने के लिए तैयार थी। बाहर गार्डन में शादी का इंतजाम किया था। ओजस और निशांत दोनों घोड़ी पर बैठे थे। दोनों के फेस पर ना बयां करने वाली मुस्कान थी। फिर सब लोगों ने बारात निकाली और सब रिजॉर्ट से होते हुए गार्डन की तरफ आ गए। दुल्हन मंडप की तरफ जाने लगी, तभी सबके कानों में परी के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर सब लोग परी की तरफ देखने लगे। वहीं रियाज जल्दी से भागते हुए परी के पास जाने लगा। तभी सबके कानों में गाने की आवाज आई। जब सब लोगों ने ये देखा तो सब लोग जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ देखने लगे। वहाँ परी, किट्टू, पलक डांस कर रही थी। उन्हें डांस करते देखकर रोनित और रोहन भी उनके पास चले गए। वहीं रियांश ने घूर कर परी को देखा तो परी ने उसे मुक्का दिखाया। उसकी हरकत देखकर रियांश की आंखें छोटी हो गई और वो परी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। रियांश को अपनी तरफ आता देख परी एकदम से झेप गई और वो वहां से अपने मॉम डैड के पास चली गई और वो उन दोनों के बीच खड़ी होकर रियाश को अंगूठा दिखाने लगी और जुबान निकालकर उसे चिढ़ाने लगी। उसकी हरकत देखकर रियाश ने उसे एक डेविल स्माइल पास की, जिसे देखकर परी के गाल एकदम लाल हो गए और वो रियाश से नजर चुराकर सामने देखने लगी जहाँ अब शादी की रस्में शुरू हो गई थी। तभी राखी जी ने परी की तरफ देखते हुए कहा,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। ये सब क्या है बेटा? तो परी ने मुंह बनाते हुए कहा। आपको नहीं पता मम्मा, ये डेविल सड़ू कोबरा बहुत खराब है। मैं डांस कर रही थी, इसे मुझे आंखें दिखाने की क्या जरूरत थी? उसकी बात सुनकर राखी जी ने कहा, अब तो तुम बड़ी हो जाओ। परी ने नाव में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ मम्मा, अब मुझे छोटा होना है, क्योंकि मुझे संभालने के लिए अब मेरा सड़ू ही नहीं, आप सब भी तो मेरे साथ हैं। उसकी बात सुनकर राखी जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने मन में कहा, हमारी वजह से तुम्हारा सारा बचपन खराब हो गया, लेकिन अब नहीं, अब जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। वही रियाश अब तक परी के पास आकर खड़ा हो गया था। तभी राखी जी ने रियाश की तरफ देखते हुए कहा, वो बच्ची है बेटा, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। उनकी बात सुनकर रियाश ने कहा, मुझे पता है ये शैतान कितनी बड़ी बच्ची है। उसकी बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको तो बस जान से चाहिए, आपको मैं बाद में देखूंगी। ये सुनकर रियाश ने उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा ही हूँ पूरा का पूरा, जब चाहो देख लेना। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, ऐसे सीधे बन रहे हैं जिसे पता नहीं कितने सीधे हैं, सड़ू कोबरा कहेगा। तभी रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? उन दोनों का झगड़ा देखकर यतीश जी और राखी जी मुस्कुरा रहे थे। वहीं पलक, रोनित, किट्टू, रोहन ये सब शादी देख रहे थे। धीरे धीरे सारी रस्में हो गई और फिर निशांत और ओजस ने नियति और अविका की मांग में सिंदूर भरा और फिर उनके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। इसी के साथ पंडित जी ने कहा, अब शादी संपन्न हुई। जैसे ही शादी संपन्न हुई, जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। फिर उन चारों ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। कुछ देर बाद उनका रिसेप्शन हुआ, जिसमें सब लोगों ने अलग अलग पोज देकर फोटो निकाली। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं निशांत और ओजस के फेस पर ना बयां करने वाली खुशी थी, क्योंकि फाइनली उनकी शादी हो गई थी। शादी के बाद विदाई का टाइम हो गया। विदाई के टाइम परी अपनी मोम के गले लगकर जोर जोर से रो रही थी, जैसे उसकी विदाई हो रही हो। दरअसल जब परी की शादी हुई थी तब उसे विदाई का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि उसके पास तो उसकी फैमिली वाला कोई था ही नहीं। और आज किट्टू और नियति को देखकर उसे रोना आ रहा था। रियाज एकटक परी को देख रहा था। आज उसकी स्वीटी पाई रो रही थी और वो उसे नहीं रोक रहा था, क्योंकि माँ के आंचल में जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तभी रुद्र रियाज के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ छोटे, तुम ठीक तो हो? रियाज ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी भाई मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद सब लोग नैनीताल के लिए निकल गए। परी बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर जा रही थी। उसने रियांश का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। आप हमारे साथ स्टोरी में आखिरी तक बने रहे, उसके लिए आपका शुक्रिया। न्यू स्टोरी जल्द ही आएगी, वेट करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस वक्त वो दोनों कार में बैठे थे। सब लोग अपनी अपनी कार से नैनीताल जा रहे थे। तभी रियांश ने कहा था ना तुमसे, सारी खुशियाँ लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ये सुनकर परी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू सरू कोबरा। उसकी बात सुनकर रियांश के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई
और वो एकटक परी को देखने लगा। उसे ऐसे देखकर परी ने उसकी पीठ पर मुक्का मारते हुए कहा, आप सच में बहुत गंदे हो। ये सुनकर रियाज ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना, जब तुम मेरे सामने होती हो तो बेशर्मी अपने आप ही निकल जाती है। उसकी बात सुनकर परी ने उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कहा, आपकी जुबान ही नहीं, आपकी आंखें भी बहुत बेशर्म हैं। घूरते भी ऐसे हो जैसे खा ही जाओगे। उसकी बात सुनकर रियाज ने उसे कस कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर बाद उन सबकी कार मेंशन के बाहर आकर रुकी। जब वो सब बाहर आए तो उन्होंने देखा चारों तरफ अंधेरा था। तभी परी और किट्टू की आंखें चमक गई और वो भागते हुए आगे चली गई। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी रियांश ने चिल्लाते हुए कहा, स्वीटी पाई, आगे मत जाओ, बहुत अंधेरा है, गिर गई तो देख लेना फिर। परी ने उसे इग्नोर किया और वो किट्टू के साथ अग्रवाल हाउस के मेन गेट पर जाकर खड़ी हो गई। तभी वहां पर लाइट जगमगाने लगी। जैसे ही लाइट आई, सबकी नज़र मेन गेट पर गई, जहां बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। और वहां पर आकांक्षा, तानिया, राहुल और अमन खड़े थे। उन्हें देखकर किट्टू और परी उनके गले लगते हुए बोली, तुम लोग ऐसे सरप्राइज दोगे सोचा नहीं था। शादी में बुलाया, वहां तो आए नहीं और यहाँ आ गए। उन दोनों की बात सुनकर अमन ने कहा, तुम दोनों ने तो दिल खुश कर दिया। अगर हम लोग वहां आ जाते तो यहाँ पर सुहागरात के सेज को कौन सजाता। अमन की बात सुनकर किट्टू और परी ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, चलो अब तुम दोनों भी अपनी शादी की शहनाई बजाओ और हमें अपनी शादी में नाचने का मौका दो। उसकी बात सुनकर राहुल ने कहा, अरे यार, पहले पढ़ाई तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शादी करेंगे। ये सुनकर परी और किट्टू ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारे भाइयों की जेब खाली कर ले। अब तक सब लोग आगे आ गए थे। वहीं परी, किट्टू, आकांक्षा, तानिया सब निशांत और ओजस के सामने जाकर खड़ी हो गई। तभी पलक भी परी के पास जाकर खड़ी हो गई तो परी ने रूही को भी अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसने आर्या को अपनी गोद में लेते हुए कहा, प्रिंसेस, आज हम आपके मामू की जेब खाली करेंगे। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। वहीं प्रिंसेस भी आवाज निकालने लगी। उसे ऐसे देखकर परी ने खुश होते हुए कहा, हमारी प्रिंसेस कह रही है कि आज हम मामू को छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात सुनकर निशांत ने कहा, तुम्हें हमारी जेब खाली करने की क्या जरूरत है परी? तुम्हारा पति तो एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है। हमसे ज्यादा पैसा तो तुम्हारे पास है। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, देखो भाई, आज आपकी कंजूसी नहीं चलेगी। अगर आप दोनों ने अपनी जेब खाली नहीं की तो हम नियति भाभी को और अविका भाभी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। फिर हमसे कुछ मत कहना। तभी रियाज ने परी की तरफ देखते हुए कहा, स्वीटी पाई, तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। निशांत आखिर नियति को क्यों लेकर जाना चाहता है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। थोड़ी देर चुप रहिए, ये रस्म है, मैं कोई उनके आगे हाथ नहीं फैला रही। नेक तो देना पड़ेगा ना उन्हें। उसकी बात सुनकर राखी जी ने कहा, परी, अपने पति से ऐसे बात करते हैं बेटा? ये सुनकर परी का मुंह बन गया और उसने झूठ मूठ का रोना रोते हुए कहा, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने जमाई की मोम बन गई हो। जब से आई हो बस उनकी ही साइड ले रही हो। उसकी बात सुनकर रियाश ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों,
तुम्हें जलन हो रही है? परी ने उसे घूरते हुए कहा। जले मेरे दुश्मन, आप टॉपिक मत बदलिए। थोड़ी देर चुप रहिए ना। उसकी बात सुनकर किट्टू ने धीरे से उसके कान के करीब जाकर कहा, अब सबके सामने अपने पति की ज्यादा बेइज्जती मत कर, क्योंकि बाद में तुझे उनके पास ही जाना है। उसकी बात सुनकर परी ने चिढ़ते हुए कहा, किट्टू यार तू मुझे डरा मत। तभी ओजस ने कहा, जल्दी बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। पैसा लो और जल्दी से हमारा रास्ता छोड़ो यार, बहुत थक गया हूँ मैं। ओजस की बात सुनकर परी ने हंसते हुए कहा, ओ भाई साहब, देखो तो हमारे भाई को कितनी जल्दी है अंदर जाने की। फिर उसने अविका की तरफ देखते हुए कहा, देख रही हो भाभी आप। ये सुनकर अविका के गाल लाल हो गए और वो ओजस को घूरने लगी। तो ओजस ने कहा, परी ये तुम क्या कर रही हो। तभी परी ने कहा, चलिए जल्दी जल्दी आप अपनी जेब खाली करिए। तो निशांत ने कहा, आखिर बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर सब आपस में कुछ बात करने लगे। फिर कुछ देर परी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमें घूमने जाना है, वो भी पूरी फैमिली के साथ, और उसका पूरा खर्चा आप उठाओगी। हम लोग 1 रुपया भी नहीं देंगे आपको। उसकी बात सुनकर निशांत ने कहा, बस इतनी सी बात, हमें लगा था तुम तो कुछ करोड़ ही मांगोगी। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, करोड़ में क्या मांगना भाई, मेरे पास तो वैसे ही इतने पैसे वाला हस्बैंड है। बस एक बार सड़ू का कार्ड मेरे हाथ लग जाए। उसकी बात सुनकर रियाज ने कहा, क्यों, अब तुम्हें शगुन का पैसा नहीं चाहिए। अब क्यों मेरे कार्ड पर तुम्हारी नजरें टिकाई बैठी हो तुम। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरते हुए कहा, आपको तो मैं बाद में देख लूंगी। आप आज मेरी बिल्कुल साइड नहीं ले रहे, ऐसा थोड़ी होता है सड़ू। उसकी बात सुनकर राखी जी ने कहा, अच्छा अब ठीक है, हमें बहू को अंदर लेकर जाने दो, बहुत टाइम हो गया है, वो थक गई होंगी। उनकी बात सुनकर परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो राखी जी और मनीषा जी ने नियति और अविका की आरती की और फिर उनका गृह प्रवेश करवाया। फिर परी, किट्टू, पलक, तानिया, आकाशा, रूही, नियति और अविका को लेकर उनके रूम में चली गई। वहीं सारे लड़के नीचे बैठे हुए थे, जिनमें ओजस और निशांत भी थे। तभी ओजस ने कहा, अब क्या सारी रात तुम हमें यहीं बिठाने वाले हो। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, बड़ी जल्दी है तुम्हें रूम में जाने की। रोहन की बात सुनकर ओजस ने कहा, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद ने ना जाने कितने दिन इंतजार कर लिया था। पता है ना तुम्हें, जब किट्टू तुम्हें छोड़कर गई थी तब तुम कैसे उसके पीछे पीछे भागते हुए वहां चले गए थे। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, हाँ यार, वो भी क्या दिन थे। अब शादी हो गई है, फिर भी बीवी हाथ नहीं आती। उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, किट्टू तो फिर भी अच्छी है यार, लेकिन पलक तो चुड़ैल है चुड़ैल, इतनी मुश्किल से हाथ आती है, और जब भी आती है बस मुंह फुलाकर रखती है। ना जाने किस घड़ी में मुझे वो पागल लड़की मिली थी। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे अपने पीछे से पलक की आवाज़ आई, अच्छा तो यहाँ मेरी बुराई हो रही है। अब आप आज रात इन सबके साथ ही रहना, मेरे रूम में आने की हिम्मत भी मत करना। जैसे ही पलक की आवाज़ रोनित के कानों में पड़ी, वो सब की तरफ देखने लगा। तो सबने अपने कंधे उचका दिए और अपनी जगह से उठते हुए बोले, इसके पहले कि हम सबको भी हमारी वाली रूम से बाहर निकाल दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आने वाली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे साथ आने वाली स्टोरी में भी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहकर सब वहाँ से जाने लगे। पलक भी वहाँ से जाने लगी। तभी रोनित ने
उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। वहीं निशांत जब रूम में आया तो उसने देखा पूरा रूम फूलों से सजाया गया था। टेबल पर मोमबत्ती जल रही थी, जिससे वो रूम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। निशांत ने रूम का गेट लॉक किया और वो धीरे धीरे नियति की तरफ बढ़ने लगा। नियति बेड पर घूंघट डालकर बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कस कर अपने लहंगे को पकड़ रखा था। तभी निशांत उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, अब क्या पर्दा रखना हम दोनों के बीच, इसे हटा दो। उसकी बात सुनकर नियति ने कहा, निश, क्या आपको पता नहीं है, ये घूंघट आपको हटाना है और मुझे गिफ्ट देना है। उसकी बात सुनकर निशांत ने उसके घूंघट को हटा दिया। उसके ऐसा करते ही नियति का खूबसूरत सा चेहरा उसके सामने आ गया, जिसे देखकर निशांत ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और आगे बढ़कर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। उसके ऐसे छूने से नियति की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। निशांत ने उसके मांग टीके को हटा दिया। फिर उसने नियति के कान को चूम लिया और उसके इयररिंग्स उतार दी। फिर उसने नियति के नोज पर किस किया और उसके नथ को उतार दिया। फिर उसने नियति के नेक को चूम लिया। ऐसे ही निशांत ने नियति की सारी ज्वेलरी उतार दी और उसने नियति को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके होठों पर अपने होठ रख कर उसे किस करने लगा। कुछ ही देर में नियति की तेज चलती सांसें उस रूम में गूंजने लगी और वो दोनों एक हो गए। आज उन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई थी और आज उन दोनों का प्यार मुकम्मल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ओजस के रूम में भी ओजस और अविका एक दूसरे में खोए हुए थे। आज उन दोनों का प्यार भी मुकम्मल हो गया था। दरअसल ओजस ने जब अविका को पहली बार पलक के साथ देखा था, तब से ही वो अविका से प्यार करने लगा था। लेकिन उसे परी को ढूंढना था, इसलिए उसने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उसने अविका के बारे में सोचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी और फिर अविका को भी ओजस से प्यार हो गया और फिर ओजस ने अविका को शादी के लिए प्रपोज किया तो अविका ने हाँ कह दिया और अब उन दोनों की शादी हो गई थी। वहीं जब निशांत न्यूयॉर्क वापस गया था, उसके कुछ दिनों बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने इंडिया आकर रियांश से माफ़ी मांग ली थी और नियति को मनाने की भी उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नियति नहीं मान रही थी। तो निशांत ने नियति को मनाने के लिए रियांश की मदद ली थी। रियांश ने नियति को समझाया, फिर नियति मान गई, इसलिए निशांत और नियति भी एक हो गए थे। अब इन सबकी ज़िंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। अब आप सब जैस्मीन, कविता, ईशान, प्रणव के बारे में सोच रहे होंगे कि इन सब का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैस्मीन की तो मीटिंग अटेंड करने के बाद जब वो घर जा रही थी, तब एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वहीं कविता को आदिल का सच पता चल गया था, इसलिए वो इंडिया कभी वापस आई ही नहीं, क्योंकि आदिल कोई और नहीं बल्कि विलास शेट्टी ही था। इसलिए कविता ने उसे छोड़ दिया था और अब विलास शेट्टी रियांश की कैद में था। वहीं प्रणव और ईशान को रियांश ने मार दिया था। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट में मुझसे पूछ लेना। न्यू स्टोरी जल्द ही आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, आप सब जुड़े रहना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ईशान और प्रणव अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वही रियांश और परी का प्यार
दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। रियांश के लिए परी अब उसके जीने की वजह बन गई थी। वही परी तो रियांश के बिना जीने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसकी तो हर एक सांस रियांश को देखकर ही चलती थी। रियांश का सपना था कि परी एक बिजनेस वूमन बने, इसलिए वो खुद परी को गाइड करता था और उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाता था। इस इन सबके साथ में परी अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। अब आर्या भी बड़ी हो रही थी। रियांश का बॉन्ड तो आर्या के साथ कुछ अलग ही था। आर्या की सारी हरकतें रियांश पर ही गई थी। आर्या का गुस्सा भी रियांश जैसा ही था। वो सबसे ज़्यादा रियांश के पास ही रहती थी और चाचू चाचू करती रहती थी। रियांश एकदम बदल गया था। अब वो हंसता था, मुस्कुराता था, मस्ती करता था और सबका ख्याल रखता था। अब तक परी ने रियांश को क्लब वाली बात भी बता दी थी, जिसके लिए रियांश परी से नाराज भी हुआ था और उसने परी को पनिश भी किया था। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। रियांश ने अपनी बुआ के हर एक गुनहगार को सजा दी थी और अब वो अपनी स्वीटी पाई के साथ था। वहीं लक्ष्य ने भी खुशी नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी, जो बहुत प्यारी थी और वो न्यूयॉर्क ही रहते थे। मलिष्का अपने बेटे समर्थ के साथ अमेरिका में सेटल हो गई थी और अब वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। उसने रुद्र से भी माफ़ी मांग ली थी और रुद्र ने उसे माफ़ भी कर दिया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी फ्रेंड्स। आप हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहे, इसलिए आपका शुक्रिया। बहुत जल्द न्यू स्टोरी आने वाली है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपने आहान और अनु की स्टोरी नहीं देखी है तो वो यूट्यूब पर पहले से ही अपलोड है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए। आप कमेंट करते हो कि मैंने वो स्टोरी कंप्लीट नहीं की, लेकिन वो पहले से ही यूट्यूब पर है, इसलिए अब मैं वो स्टोरी नहीं डालूँगी। थैंक यू।